हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवाई एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईपीसी की धाराएं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, यानी कि जो इसका अध्याय 2 है। क्योंकि हम लोग आईपीसी की धाराओं को अध्याय वार में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में धारा 1 से लेकर के 5 तक को समझाया गया था, और ये हमारा चैप्टर सेकंड आज स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा चैप्टर सेकंड है, ये सेकंड चैप्टर हमारा है धारा 6 से लेकर के 52A तक। धारा 6 से लेकर के धारा 52A तक हमारा चैप्टर सेकंड है। और इस चैप्टर में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं, वो सारी की सारी धाराएं मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। और इनके बाद में जो भी इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, या जो क्वेश्चन प्रीवियस आ चुके हैं, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। इसी में वीडियो में मैं उनको लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि यूपी एसआई जो 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो धारा 8 है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 8 है हमारा, ये सेक्शन 8 हमें बताता है, इस धारा में लिंग के बारे में बताया गया। कहने का मतलब जो जेंडर डिफाइन होता है, वो धारा 8 के अकॉर्डिंग जेंडर क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जो धारा 8 है वो जेंडर से संबंधित है, और इसके बारे में इससे ज़्यादा और कोई इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। और ना कि इससे बारे में और कुछ इसके अलावा और कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इससे यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जेंडर को डिफाइन करती है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे धारा 8, धारा 9, धारा 10, या कुछ अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको सिंपली धारा 8 के ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, बस। इसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं आगे। धारा 10 को देखते हैं। चूँकि 8 और 10 धारा जो है, ये लगभग में एक ही जैसी हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि धारा 8 में जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जेंडर को डिफाइन करता है, और जो धारा 10 है, ये डिफाइन करता है मेल और फीमेल को। कहने का मतलब, इसमें स्त्री शब्द और पुरुष शब्द के बारे में बताया गया कि एक स्त्री और एक पुरुष। कहने का मतलब एक नर और एक मादा के बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, 1 दिन का हो या फिर 100 साल का हो, अगर वो नर है तो वो एक पुरुष कहलाएगा, अगर वो एक मादा है तो वो स्त्री कहलाएगी, भले ही वो एक ही दिन की क्यों ना हो। तो कहने का मतलब, यहाँ पर दिन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 1 दिन का हो या 100 साल का हो, वो पूरा का पूरा एक स्त्री और एक पुरुष काउंट किया जाएगा। तो ये धारा 10 थी फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो में। धारा फ्रेंड्स, हम लोग अब देखेंगे धारा 12 के बारे में। जो सेक्शन 12 है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हमें बताता है लोक के बारे में। लोक का मतलब हुआ कि कोई कम्युनिटी, या फिर हम लोग उसको एक कोई गैंग बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं। लोक के बारे में, यानी कि ये किसको डिफाइन करता है, ये किसी वर्ग या समुदाय को डिफाइन करता है। तो ये हम लोग किस धारा में पढ़ते हैं, धारा 12 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। कि जो हमारी आईपीसी की धारा 12 है, ये हमें लोक के बारे में बताती है। लोक, या फिर इसको वर्ग या समुदाय भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग देखेंगे धारा 14 के बारे में। धारा 14 जो है, ये हमें बताती है कि सरकारी सेवक, यानी कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, कौन कौन एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स। जो सरकारी सेवक है, ये कौन कहलाता है। जो सरकारी सेवक होगा, ये हमारे पास चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, भले ही वो A ग्रेड का ऑफिसर हो, या फिर वो B ग्रेड का हो, चाहे वो C ग्रेड का हो, चाहे वो D ग्रेड का हो, कोई से भी ग्रेड का कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सरकार के सेवक कहलाएंगे। यहाँ पर उनके ग्रेड या उनके पद से कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारे सेक्शन 14 है, ये हमें गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे।
सेक्शन 17 के बारे में। जो हमारी सेक्शन 17 है ये हमें बताती है सरकार के बारे में। कहने का मतलब सरकार को डिफाइन करती है। सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमारे पास होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और एक होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन कौन सी सेक्शन के अंतर्गत किया गया है, तो वो किया गया 17 के अंतर्गत। धारा 17 के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है कि सरकार के बारे में, सरकार में, और वो हो सकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट सेक्शन थे 17। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स जो 21 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब देखेंगे 21 को समझते हैं। इसमें बताया गया है कि लोक सेवकों के बारे में बताया गया है कि लोक सेवकों के बारे में, लोक सेवक कौन कौन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी हो, लोक सेवक हो सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही लोक सेवक कहलाएगा। लोक सेवक का मतलब यहाँ से साफ साफ है कि वो जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि लोक का मतलब ही क्या होता है कि एक कोई एक कम्युनिटी होगी, मतलब होगा तो पुल सी लोगों की ही कम्युनिटी होगी, तो उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति जरूर नहीं को सरकारी ही हो, मतलब वो गैर सरकारी भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ भारतीय सेना के ऑफिसर्स भी लोक सेवक हो सकते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, कोई सा भी हो, उनके जो ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं वो भी लोक सेवक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये धारा 21 थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। और इस धारा से रिलेटेड 2017 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा और इसको कई बार रिवाइज भी करते रहिए। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे धारा 23 की तरफ। जो धारा 23 है ये हमें बताती है कि दोष सहित लाभ के बारे में, कि दोष सहित लाभ क्या होता है और दोष सहित हानि क्या होती है। जो धारा 23 है ये हमें दोष सहित लाभ और दोष सहित हानि के बारे में बताती है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊं कि ये दोष सहित लाभ और दोष सहित हानि है क्या। मान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपने किसी एक, यहाँ पर कोई दो व्यक्ति होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा, है ना। तो यहाँ पर एक ए होगा और एक बी होगा, दो व्यक्ति होंगे। ए ने बी से या ए ने बी की चोरी करके, ए ने इसको चोरी, मान लो यहाँ पर मैं हूँ, मैंने ए की चोरी करके और बी को अपने कोई वो चीज़ दे दी, तो होगा क्या, यहाँ पर ए को क्या होगा, ए के पास से तो जाएगा, ए से हानि होगी और बी को लाभ होगा। लेकिन इसमें जो कृत्य हुआ तो कहीं ना कहीं ये दोष तो कहलाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं कि दोष सहित लाभ या दोष सहित हानि। तो दोष सहित लाभ किसको हुआ, बी को लाभ हुआ। दोष सहित लाभ किसको हुआ, बी को हुआ। और दोष सहित हानि किसको हुई, ए को दोष सहित हानि हुई। या यहाँ पर और भी कोई सिचुएशन बन सकती है। तो दोष सहित लाभ और दोष सहित हानि क्या हुई, ये किस धारा में डिफाइन किया गया, ये किया गया धारा 23 में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको 21 और 23 धारा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी धारा जो 23 है, धारा 23 और नेक्स्ट में आने वाली जो धारा 24 है, इसको भी और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि धारा 24 से भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। फ्रेंड्स हम लोग देखें धारा 24 क्या कहती है। जो धारा 24 है ये हमें बेईमानी के बारे में बताती है कि कोई काम कब बेईमानी से कहलाएगा और कोई काम कब नॉर्मल कहलाएगा। मतलब मान लो हमने कोई काम किया तो उसमें हमारा बेईमानी का आशय कब समझ में आएगा और कब उसको नॉर्मल से ट्रीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बेईमानी को परिभाषित किया गया। अब बेईमानी से कोई काम तब हमारा ट्रीट किया जाएगा जब उस काम को होने से पहले उसका कोई आशय हो, उस काम को होने से पहले उसका कोई आशय हो। कहने का मतलब हमने मान लो दिमाग में सोच लिया कि मुझे उसकी ये चीज़ चुरानी है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा आशा है उस व्यक्ति के प्रति या उसकी उस वस्तु के प्रति जिसको हमें चुराना है या हमें जिसको उससे छीनना है, या कुछ भी मान सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये दोष होगा, ये हमारा अपराध कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो आशय हुआ। अगर हमारे पास इंटेंशन होगा तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, काम करेंगे। जब काम करेंगे तो उसमें या तो दोष सहित लाभ होगा किसी को, या फिर किसी को दोष सहित उसमें हानि होगी। तो ये हमारा कहलाएगा क्या कि बेईमानी के आशय से कोई काम किया गया है। तो फ्रेंड्स जब उसमें ये तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी, ये तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, वो कृत्य बेईमानी के आशय से करना कहलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 24।
तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अभी मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो है 24 सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था 21 यानी कि 21। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें एक धारा 21 और धारा 24 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कह रहा है कि धारा 25, जो धारा 25 है ये कपट के आशय को परिभाषित करता है। कपट का आशय परिभाषित किया गया है इसमें। धारा 25 में क्या बताया गया है, कपट का आशय परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मैंने आपको जस्ट ये बताया कि धारा 24 जो है, चूंकि है क्या कि 24 और 25 दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, तो इससे आपको याद रहेगा आसानी से कि धारा 24 बेईमानी से है और धारा जो 25 है वो कपट से है। क्योंकि बेईमानी और कपट दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बेईमानी और कपट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स हम लोग अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा 34 है। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो अब हम लोग देखें कि धारा 34 क्या कहती है। धारा 34 जो है ये अपराध के सामान्य आशय से संबंधित है। जो हमारी धारा 34 है ये अपराध के सामान्य आशय से संबंधित है। अपराध के सामान्य आशय से संबंधित है, तो कहने का मतलब अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व होंगे वो निम्नलिखित होने चाहिए। अगर कोई कृत्य अपराध कहलाएगा तो उसके लिए निम्नलिखित कुछ फैक्ट जो है वो होने चाहिए, तभी वो जो कृत्य है वो अपराध कहलाएगा। तो कहने का मतलब अपराध के लिए आवश्यक तत्व जो है एक नंबर 1 में तो होना चाहिए, कोई आपराधिक काम होना चाहिए। अब आपराधिक काम होगा तो तभी जब उसका कोई उसके प्रति आशय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे और उससे उस अपराध को होने में कम से कम एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वह कृत्य किया गया हो। अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों का आशय भी एक होना चाहिए, मतलब उनका जो इंटेंशन है वो सभी का एक होना चाहिए। यह अपराध होने से पहले पूर्व नियोजित हो चुका हो, कहने मतलब इसकी योजना पहले से ही बनाई जा चुकी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपराध के सामान्य आशय से संबंधित है धारा 34, ना कि अपराध से। अपराध से और अपराध के सामान्य आशय से संबंधित दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ अगर अपराध की बात कहे तो वो अलग चीज़ है, और अपराध के सामान्य आशय से कहेगा तो अब अलग चीज़ है। आशय का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मेरा उस काम को करने के प्रति इंटेंशन तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस काम को करें ही करें। लेकिन आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो बताया था कि अगर आपका आशय भी है या आपने उस आशय के प्रति उस आशय को दिमाग में रखते हुए कोई कृत्य करने का प्रयास भी किया है, भले ही वो फाइनली ना हो पाया तब भी वो एक अपराध कहलाएगा। तो जो सामान्य आशय है वो किससे संबंधित है, धारा 34 से संबंधित है। और आशय के लिए आपको ये निम्नलिखित 4 तत्व जो हैं ये होने चाहिए। कहने का मतलब इसके 4 स्टेज होते हैं। वो चारों स्टेज कौन कौन से होते हैं मैं फिर से रिपीट करूँगा। एक आपराधिक काम होना चाहिए उसके लिए, और एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वह काम किया गया हो। अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों का आशय एक होना चाहिए, और यह अपराध होने से पहले पूर्व नियोजित हो चुका हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर मतलब 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और उन सब का जो इंटेंशन है वो एक ही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक काम है, हम कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 लोग हैं, 5 लोगों का गैंग है, उसमें एक की दूसरे से कोई लड़ाई हो रही है, तो एक अगर उसको पीट रहा है तो जो अदर 3 लोग बचेंगे उन तीनों का भी इंटेंशन यही होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो पीट रहा है या जो पीटा जा रहा है उसी को पीटेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये अपराध का सामान्य आशय कहलाएगा। या इन लोगों ने पहले इसकी योजना बना रखी थी कि यार उस व्यक्ति को हम लोगों को मिलकर के पीटना है। तो 4 लोग मिलकर के ये पहले योजना बना चुके होंगे कि हमें उस 5वें व्यक्ति को पीटना है। तो इन चारों लोगों का जो है आशय क्या है, एक ही है, और एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ये काम किया गया है। और अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों का आशय भी यहाँ पर एक है। अपराध होने से पहले ये पूर्व नियोजित भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये धारा 34 जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। मैंने इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया है। फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स वो है सेक्शन 40 नंबर धारा। तो हम लोग देखेंगे धारा 40 क्या है। तो फ्रेंड्स ये धारा 40 जो है ये अपराध के बारे में बताती है कि कोई कृत्य अपराध कब कहलाएगा, कोई कृत्य कब अपराध कहलाएगा, और अपराध होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो धारा 40 जो है ये अपराध के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अपराध के लिए आवश्यक तत्व जो है वो निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब जो अगर निम्नलिखित
जो ये तत्व लिखे हुए हैं, अगर इन सब की पूर्ति हो जाती है या ये सारे की सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तभी वो अपराध कहलाएगा। तो कहने का मतलब अपराध होने के लिए एक तो मानव होना चाहिए। अब मानव नर भी हो सकता है, मानव मादा भी हो सकता है। जब कोई इंसान होगा, चाहे वो नर हो या मादा हो, तभी तो उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा कोई अपराध करने के लिए। कहने का मतलब उसका कोई आशय होगा। जब उसका आशय होगा, इसके बाद वो क्या होगा, कार्य करने की कोशिश करेगा, यानी कि कार्य करेगा। और जब वो कार्य करेगा तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होगी, उसको क्षति होगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हमारा क्या कहलाएगा, एक अपराध कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चारों जो चरण हैं ये आपको याद रखने हैं। कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। अब ऑर्डर कैसे पूछा जाएगा, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि अपराध होने के लिए निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हो सकता है कि आपको उसमें आशय पहले दे दे, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग यही सोचेंगे कि यार आशय होगा सबसे पहले, क्योंकि मानव पे कोई ध्यान नहीं देगा। मानव अगर हो सकता है ऑप्शन सबसे लास्ट में उठा के दे देगा कि सबसे पहले आशय होना चाहिए, फिर इसके बाद कार्य होना चाहिए, फिर दूसरे व्यक्ति को क्षति होगी, या मानव को इसके पहले कर देगा चौथे ऑप्शन के पहले। तो ये वो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो फंसा सकता है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले तो मानव ही होगा। जब मानव होगा तभी तो वह आशय होगा, आशय करेगा, उसके मन में आशय आएगा, उसके मन में उसके कोई अपराध करने का विचार पैदा होगा। तो सबसे पहले तो मानव ही होगा। मानव अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मानव होगा, फिर इसके बाद आशय, इसके बाद होगा कार्य, फिर होगा दूसरे व्यक्ति को क्षति, है ना। तो ये अपराध के 4 स्टेज थे। आप लोग इनको चारों स्टेजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि इनका जो ऑर्डर है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि इसी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। वो पॉइंट ये है कि अपराध करने का प्रयास भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मान लेते हैं आपने कोई अपराध करने का निर्णय लिया, आपने सोचा कि हमें इस व्यक्ति को मारना है या इससे घर में हमें चोरी करनी है। आपने डिसीजन लिया और उसके लिए प्रयास किया। आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे उसके घर में चोरी करनी है, आपने प्रयास किया। भले ही आप चोरी करके कोई चीज़ उसके घर से उठा के ला पाएँ या ना ले पाएँ, लेकिन ये आपने प्रयास किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक अपराध है, ये भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या धारा लगेगी, क्या आपको सज़ा मिलेगी, ये डिफाइन होगा तब जब आपने किस टाइप के अपराध को करने का प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको धारा 40 जो है ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट में धारा 44 जो है ये भी इम्पोर्टेंट धारा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको धारा 41 और धारा 42 के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको इस स्लाइड में नहीं रखा है। मैं आपको एडिशनल जानकारी के तौर पर मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो धारा जो 41 है फ्रेंड्स, धारा 41 में बताती है कि किसी विशेष विषय पर लागू होने वाली धारा भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई अपराध हुआ और वो अपराध ऐसे विषय पर हुआ जिसके बारे में अभी तक हमारी आईपीसी में कोई धारा नहीं बनी है, जिसके विषय में अभी तक हमारी आईपीसी में कोई धारा नहीं बनी है, और वो अपराध उस पर हुआ। तो कहने का मतलब, इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर उसके बारे में कोई आईपीसी नहीं बनी तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। अब उसके लिए होगा क्या कि कोई नई धारा बनाई जा सकती है। तो ये प्रोविज़न हमारी किस में किया गया है, सेक्शन नंबर 41 में किया गया है। ये थी 41 नंबर सेक्शन। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 42 को भी। जो धारा 42 है ये कहती है कि स्थानीय विधि का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई भी कानून लगाया जा सकता है या कोई धारा बनाई जा सकती है। तो और ये होगा कहाँ पर, भारत एरिया के क्षेत्र के अंदर ही होगा। भारत क्षेत्र के अंदर स्थानीय जगह पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई भी विधि या कोई भी कानून बनाया जा सकता है। ये किस में किया गया है, धारा 42 के अंतर्गत ये चीज़ डिफाइन की गई है। तो फ्रेंड्स, ये 41 और 42 धाराएं थी, मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने उसको इस स्लाइड में नहीं किया है क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था वो। फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ते हैं धारा 44 को। जो धारा 44 है हमारी, ये धारा ये कहती है कि इसमें क्षति के बारे में बताया गया। क्षति का मतलब इसमें हानि के बारे में बताया गया है कि अगर कोई अपराध होगा तो किसी न किसी व्यक्ति को उससे क्षति होगी या उससे हानि होगी। अब वो क्षति या हानि कितने प्रकार से हो सकती है, तो सबसे पहले तो वो उसके शरीर की क्षति हो सकती है। शरीर की क्षति का मतलब, जैसे मान लो हमने किसी को मारने की कोशिश करी
तो हमने अगर उसको मारने की कोशिश करी, तो हमने उसको अगर मारा या पीटा या कुछ भी किया तो उसके शरीर की क्षति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे पॉइंट पे देखते हैं कि मन की क्षति। मन की क्षति का मतलब, मान लो हमने किसी को उल्टा सीधा बोला, या हमने उसको अब्यूज़ किया, या किसी न किसी तरीके से हमने उसकी बेइज्जती करी, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये एक अपराध कहलाएगा, ये मन की क्षति कहलाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ख्याति की क्षति। ख्याति की क्षति का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हमने किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ उसके खिलाफ कोई घृणित अपराध लगा दिया, या उसके ऊपर कोई घृणित अपलक्ष्य लगा दिया, या हमने उसके ऊपर कोई इनएप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया, तो ये सब क्या कहलाएगा, उसकी ख्याति की क्षति कहलाएगा। संपत्ति की क्षति क्या होगी, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इसको। हमने किसी के घर में चोरी कर ली, उसके घर से लूटपाट करके ले आए, पैसा चुरा के ले आए, तो ये क्या कहलाएगा, संपत्ति की क्षति कहलाएगी। तो फ्रेंड्स जो क्षति है ये 4 प्रकार से हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये धारा सेक्शन 44 जो है ये भी क्लियर हो चुकी होगी। और आपको बता दूं मैं, ये धारा 44 जो है बहुत इंपॉर्टेंट धारा है कि आपको क्वेश्चन इससे ये पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धारा ऐसी है जिसमें क्षति के बारे में बताया गया, या क्षति को एक्सप्लेन किया गया, या हानि को एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी धारा 44, तो इम्पॉर्टेंट थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक जो हमारा चैप्टर 2 था, यानी कि दूसरा भाग जो था, उस अध्याय 2 में जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं बन सकती थी वो मैंने आपको सारी की सारी धाराएं करवाई हैं। हालांकि उसमें 52A तक की धाराएं हैं, लेकिन 44 के आगे इतनी कोई इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं करवाया है। अब हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का आशय है, मतलब स्त्री शब्द का आशय किससे, 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कोई महिला ही स्त्री कहलाएगी। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर कह रहा 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कोई महिला, ये भी नहीं है, मैंने आपको बताया, इसको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में कह रहा है कि 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कोई महिला, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। तो जो हमारी एक स्त्री होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी एज का कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, कहने मतलब उसकी कोई सी भी एज होती, भले वो एक ही दिन की हो, भले वो एक दिन की हो, तब भी वो क्या कहलाएगी, हमारी स्त्री ही कहलाएगी, यानी कि वो मादा मानव में भी ही कहलाएगी। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया, कहने मतलब जो हमारा भारत देश है इसके बारे में किस भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया, या इसको किस भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग परिभाषित किया गया। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा धारा नंबर 18, जो सेक्शन 18 है, इसके अंतर्गत भारत को डिफाइन किया गया कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स लोक सेवक को किस धारा में परिभाषित किया गया है, इसको किया गया धारा नंबर 21 में। धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, यानी कि लोक सेवक होगा, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को धारा 21 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 किसको पूछा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने या गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का काम करता है, तो वो जिस इरादे से काम करता है वो कौन सा इरादा कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा बेईमानी का इरादा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बेईमानी के आशय से बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, और ये था धारा 24 के अंतर्गत कि बेईमानी क्या होती है, कब कोई काम बेईमानी से करना कहा जाएगा। तो हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं।
मतलब आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स अपराध का जो सामान्य आशय है ये किस में डिफाइन किया गया, ये किया गया धारा 34 में। धारा 34 में अपराध का सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। तो हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद धारा 34 से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी कभी होता क्या है कि पेपर में इन धाराओं से संबंधित कुछ वाद विवाद या कुछ पहले के जो भी कंट्रोवर्सी रही होंगी वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग इनको भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद धारा 34 मतलब धारा 34 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वाद है। तो इसमें पहला कह रहा है ऑप्शन कि रेग बनाम गोविंदा जो वाद है या जो रेग बनाम गोविंदा विवाद है वो धारा 34 के अकॉर्डिंग था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि मैकनॉटन वाद, मैकनॉटन का जो विवाद था वो धारा 34 से है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, तो ये जो ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर है यही हमारा धारा 34 से संबंधित वाद विवाद है। तो धारा 34 किससे थी, अपराध के सामान्य आशय से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860, फ्रेंड्स ये जो 1807 है इसको आप लोग 1860 कर लीजिएगा, ये 6 होगा और ये 0 होगा। 1860 ये जो है क्योंकि जो हमारी आईपीसी है ये लागू कब हुई थी 1860, इसको यहाँ पर कर लीजिएगा 1860 होगा, ये 1807 नहीं होगा, ये क्या होगा 1860 होगा। तो कहने का मतलब जो आईपीसी हमारी थी वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अभी मतलब अलग अलग से बताया था कि धारा 42 जो है वो किससे संबंधित है। धारा 42 के बारे में मैंने आपको वही बताया था कि भारत के किसी विशिष्ट भाग पर कोई अलग धारा लगाई जा सकती है, वो इसका प्रोविजन किस में किया गया था, आईपीसी की धारा 42 में इसका प्रोविजन किया गया था। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपराधिक मन स्थिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाद है। आपराधिक मन स्थिति का मतलब ये हुआ कि मेंस एरा जो है मेंस, तो आपराधिक मन स्थिति मतलब ये हुआ कि मान लो आपका अपराध करने का कोई आशय है, भले ही आप उस अपराध को कर पाएं या ना कर पाएं, तो आपराधिक मन स्थिति से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा वाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन होगा आर बनाम प्रिंस और वीन बनाम टाल्सन। तो इसके जो ये दो वाद विवाद हैं ये दोनों ही वाद विवाद किससे संबंधित थे, आपराधिक मन स्थिति से संबंधित थे, यानी कि मेंसरिया से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 8 क्वेश्चन नंबर था। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए हैं और इससे पहले इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो धाराएं थी वो ही हम लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो या आपको मैंने थोड़ी सी भी हेल्प दी हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 3, यानी कि आईपीसी का जो तीसरा भाग है या तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं बाद में। आप लोग पढ़ते रहिएगा और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।